नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने भारतीय लोक नाट्य परंपराओं से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं और आज हम इन पन्नों में छिपे कला के खजानों को बाहर निकालने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम चार बहुत ही जीवंत लोकनाट्य शैलियों को गहराई से समझेंगे। ख्याल, रम्मत, तमाशा और नौटंकी। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये क्या हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कलाएं अपने समाज के बारे में, अपने इतिहास के बारे में हमें क्या बताती हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन तो है नहीं, ये तो समाज का एक तरह से आईना है। एकदम सही कहा। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिसका मतलब ही है विचार या कल्पना, ख्याल। इन दस्तावेजों के हिसाब से ये ख्याल आखिर है क्या? देखिए, ख्याल जो है वो असल में ऐतिहासिक या पौराणिक कहानियों पर आधारित संगीत नाटक हैं। इनकी शुरुआत 18वीं सदी के आसपास मानी जाती है। अच्छा। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प किरदार होता है सूत्रधार, जिसे हलकारा कहते हैं, जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ख्याल कोई एक अकेली शैली नहीं है। ये एक पूरा परिवार है जिसमें हर सदस्य का अपना अलग रंग, अपना अलग रूप है। हाँ, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन दस्तावेजों में ख्याल के कई प्रकारों का जिक्र है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है कुचामणी ख्याल। इसके प्रवर्तक का नाम लच्छीराम जी बताया गया है और इसकी शैली को ओपेरा जैसा कहा गया है। ओपेरा जैसा, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ओपेरा का मतलब है कि इसमें संवाद कम और गायकी ज्यादा होती है। कहानी को आप कह सकते हैं गीतों के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, डायलॉग से ज्यादा गाने। हाँ बिल्कुल, जिसमें भावनाओं का एक भव्य प्रदर्शन होता है। और सोचिए, ऐसे खुले मंच पर किया जाता था, तो ये एक बहुत ही दमदार और नाटकीय अनुभव बन जाता है, जहां संगीत ही सब कुछ है। लोकगीतों की प्रधानता इसे आम लोगों के दिलों तक सीधे पहुंचाती है। वाह, मतलब संगीत के जरिए कहानी कहना। इसके बाद एक और नाम आता है शेखावटी ख्याल, जिसे चिड़ावी ख्याल भी कहते हैं। प्रवर्तक थे नानूराम जी और दूलिया राणा और सोहन लाल जैसे कलाकारों ने इसे आगे बढ़ाया। और ये नाम बहुत जरूरी हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी कला सिर्फ अपने रूप की वजह से जिंदा नहीं रहती, बल्कि उन कलाकारों की वजह से जिंदा रहती है जो अपनी पूरी जिंदगी उसे समर्पित कर देते हैं। बिल्कुल। अब एक ऐसे ख्याल पर आते हैं जिसके बारे में पढ़कर लगता है कि ये अपने समय से बहुत आगे था। जयपुरी ख्याल। इसकी सबसे अनोखी बात क्या थी? इसकी सबसे अनोखी और शायद सबसे प्रगतिशील बात यह है कि इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका महिलाएं ही निभाती थीं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि उस दौर में जब ज्यादातर लोक नाट्यों में पुरुष ही महिला बनकर मंच पर आते थे, तब यहाँ महिलाएं खुद अपनी भूमिका निभा रही थी? जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या इसका कारण जयपुर का एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र होना था, जहाँ नए प्रयोगों को जगह मिलती थी? बहुत हद तक यही वजह रही होगी। जयपुर के शाही संरक्षण और एक खुले माहौल ने कलाकारों को ऐसे प्रयोग करने की आज़ादी दी। ये दिखाता है कि कला परंपराएं हमेशा रूढ़िवादी नहीं होती, वो समय के साथ बदलती भी हैं, विकसित भी होती हैं। अच्छा, अब आगे है हेला ख्याल। ये लालसोट और सवाई माधोपुर में लोकप्रिय है। इसके प्रवर्तक शायर हेला थे। यहाँ एक खास वाद्ययंत्र का जिक्र है, नौबत। ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या इसका कोई और महत्व भी है? नहीं, ये सिर्फ एक वाद्ययंत्र नहीं है। नौबत की आवाज जो है वो पारंपरिक रूप से शाही ऐलान या किसी बड़ी घोषणा या जीत के जश्न से जुड़ी होती थी। अच्छा। तो जब किसी कहानी की शुरुआत नौबत के दमदार गूंज से होती है, तो ये दर्शकों को तुरंत ये संदेश देता है कि जो होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण और भव्य है। ये माहौल बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। आवाज से ही नाटक का कद तय हो जाता था। लेकिन इन सब में एक ख्याल ऐसा है जो अपने आप में एक पूरी कहानी है, तुर्रा कलंगी ख्याल। इसकी शुरुआत ही बहुत अनोखी है। बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश के चंदेरी से शुरू हुआ और इसकी नींव रखी दो संतों ने, तुकनगीर जो हिंदू थे और शाह अली जो मुस्लिम थे। इसकी बुनियाद ही सांप्रदायिक सद्भाव पर रखी गई है। तो इसका मतलब है कि ये कला हिंदू मुस्लिम एकता का एक सीधा प्रतीक है? उससे भी बढ़कर इसमें तुर्रा को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और कलंगी को माता पार्वती का। ये दोनों पक्ष मंच पर एक दूसरे से संवाद करते हैं, जिसे बोल कहते हैं। बोल? हाँ, बोल। ये एक तरह की काव्यात्मक और दार्शनिक जुगलबंदी होती है, एक प्रतियोगिता जिसमें ज्ञान और हाजिर जवाबी की परख होती है।
ये कला का वो रूप है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। कमाल है। और राजस्थान में घोसुंडा, चित्तौड़ और हमीद बेग चेतराम जैसे कलाकारों ने इस परंपरा को जिंदा रखा। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अलवर का अली बख्शी ख्याल भी है, जिसके प्रवर्तक अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता था। सोचिए क्या उपाधि है। ये उपाधि ही बताती है कि उनकी कला में कितनी मिठास और गहराई होगी। बिल्कुल। फिर करौली धौलपुर का कन्हैया ख्याल है। ख्याल सच में एक विशाल दुनिया है। सही कहा। ये दिखाता है कि एक ही कला अलग अलग जगहों पर जाकर कैसे वहां की मिट्टी का रंग ले लेती है। ख्याल की इस दुनिया से निकलकर अब एक ऐसी कला की ओर चलते हैं जिसका माहौल ज्यादा उत्सवी है, जो किसी त्योहार का हिस्सा है, रम्मत। रम्मत नाम से ही एक खेल और उत्सव का एहसास होता है। दस्तावेज बताते हैं कि इसका जन्म बीकानेर और जैसलमेर में हुआ। इसे होली के मौके पर लकड़ी के पाटों पर बने मंच पर खेला जाता है और कलाकारों को खिलार कहा जाता है। लेकिन इसे बाकी नाटकों से अलग क्या बनाता है? इसे अलग बनाती है इसकी शुरुआत। हर रम्मत हमेशा रामदेव जी के भजन से शुरू होती है। ये इसे सिर्फ एक नाटक नहीं रहने देता, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान बना देता है। अच्छा, मतलब आस्था भी जुड़ी है इससे। हाँ, यहाँ कला और आस्था एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। ये मनोरंजन से पहले भक्ति की अभिव्यक्ति है। और इसका एक उदाहरण है जवाहरलाल पुरोहित की हेड़्याऊं मेरी री रम्मत। बीकानेर के फागू महाराज और सुआ महाराज जैसे बड़े कलाकार भी इससे जुड़े रहे, लेकिन जैसलमेर में इस कला ने एक अलग ही मोड़ लिया। हाँ, और ये इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसलमेर के एक कलाकार थे तेज कवि जैसलमेरी। उन्होंने स्वतंत्र बावनी नाम की एक रम्मत लिखी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने इसके बाद किया वो हैरान करने वाला है। उन्होंने ये रचना महात्मा गांधी को भेंट की। रुकिए, एक लोक कलाकार जो शायद किसी छोटे से शहर में अपनी कला का प्रदर्शन करता हो, वो अपनी रचना राष्ट्रपिता को भेंट कर रहा है। ये तो लोक कला और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच एक सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लोक कलाएं सिर्फ मनोरंजन या परंपरा नहीं थीं, वे राजनीति और समाज को बदलने का एक शक्तिशाली हथियार भी थीं। मतलब? सोचिए, एक ऐसी भाषा और शैली में आज़ादी का संदेश दिया जा रहा था जिसे शायद उस वक्त के अंग्रेजी शासक समझ भी ना पाएं। ये कला के जरिए किया गया एक तरह का सत्याग्रह था। वाह। और तेज कवि ने मूमल जैसी लोक कथाओं पर भी रम्मतें लिखी, जो दिखाता है कि उनकी कला में परंपरा और क्रांति दोनों के लिए जगह थी। इस एक तथ्य ने तो रम्मत को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। जैसलमेर के उस जमीनी एक्टिविज्म से अब हमारे दस्तावेज हमें जयपुर के शाही अखाड़ों में ले जा रहे हैं, जहां एक बिल्कुल अलग कला ने अपनी जगह बनाई, तमाशा। तमाशा की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र की लोक नाट्य शैली है। महाराष्ट्र की? हाँ, इसे जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह अपने साथ लेकर आए और इसे यहाँ इतना संरक्षण दिया कि ये जयपुर की पहचान का हिस्सा बन गई। लेकिन एक राजा को किसी दूसरे राज्य की कला को अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तमाशा में ऐसा क्या खास था? इसमें खास था इसका फॉर्मेट। इसे एक खुले मंच पर किया जाता था, जिसे अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा शब्द से ही एक ऊर्जा और मुकाबले का एहसास होता है। सही है। दूसरी बात, इसमें संगीत, नृत्य और गायन तीनों का बराबर संतुलन होता है। ये एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज था, जो शायद उस समय के लिए बहुत नया और आकर्षक रहा होगा। एक भव्य और जीवंत स्पेक्टिकल है, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, तमाशा। और जयपुर में इस परंपरा को जिंदा रखने का श्रेय बंशीधर भट्ट जैसे कलाकारों को जाता है। तो हमने ख्याल की विविधता देखी, रम्मत की भक्ति और देशभक्ति देखी और तमाशा का शाही अंदाज देखा। अब आखिर में एक ऐसी शैली की बात करते हैं जिसका नाम हम सब ने कभी ना कभी सुना जरूर है, नौटंकी। हाँ, नौटंकी मुख्य रूप से भरतपुर, अलवर जैसे उन इलाकों में लोकप्रिय है जो उत्तर प्रदेश से सटे हैं। इसलिए इस पर यूपी की रासलीला का प्रभाव भी दिखता है। लेकिन इन दस्तावेजों के हिसाब से नौटंकी की आत्मा उसके विषयों में बसती है। और वो विषय क्या है? ऐसा क्या है जो नौटंकी को नौटंकी बनाता है? इसके विषय आमतौर पर दो तरह के होते हैं। या तो ये किसी वीर पुरुष की गाथा होगी, जैसे अमर सिंह राठौड़ या आल्हा उदल, जो लोगों में साहस और वीरता का भाव जगाए। अच्छा। या फिर ये कोई सामाजिक या नैतिक कहानी होगी, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा। तो इसका मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक तरह का लोक शिक्षण भी है। आप कहानी भी सुन रही हैं और साथ साथ इतिहास, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का पाठ भी पढ़ रही हैं। एकदम सही।
नौटंकी की यही सबसे बड़ी ताकत है। ये हंसाते हंसाते या रुलाते रुलाते समाज को एक संदेश दे जाती है। कामा के गिरिराज प्रसाद जैसे कलाकारों ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि हाथरसी ख्याल को भी नौटंकी का ही एक रूप माना जाता है। ये बात फिर से वही साबित करती है कि इन कलाओं के बीच कोई सख्त दीवारें नहीं हैं। ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं और एक दूसरे में समा जाती हैं। बिल्कुल, लोक कलाएं किसी बहती नदी की तरह होती हैं जो हमेशा अपना रास्ता बनाती चलती हैं। तो आज के में गौरी नाट्य का जिक्र है। ये एक धार्मिक लोक नाट्य बताया गया है जो शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। हाँ, और ये बहुत खास है क्योंकि ये मुख्य रूप से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है इसका समय। ये रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और पूरे 40 दिनों तक चलता है। 40 दिन। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझना है। तो ये कलाकार 40 दिनों तक अपने घर नहीं जाते, वो एक तरह से साधु का जीवन जीते हैं? बिल्कुल, ये 40 दिन तपस्या के हैं। इसका मतलब है कि कृषि का मुख्य काम या तो रोक दिया जाता है या पूरा हो चुका होता है। ये सिर्फ एक नाटक नहीं, ये उस समुदाय के लिए साल का सबसे बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक आयोजन है जिसके इर्द गिर्द उनकी पूरी जिंदगी घूमती है। ये उनके कैलेंडर का केंद्र है एक तरह से। यह तो वाकई असाधारण है। और इन दस्तावेजों में इसके किरदारों के बारे में भी बताया गया है। मुख्य पात्र है राई भुड़िया और राय, जो शिव और पार्वती के प्रतीक है ना? सही कहा। और किरदारों का ये प्रतीकात्मक होना ही इसकी आत्मा है। ये दिखाता है कि ये प्रदर्शन दैवीय कहानी को जमीन पर उतारने का एक माध्यम है। लेकिन कहानी सिर्फ इन दो किरदारों के भरोसे नहीं चलती। कहानी को आगे बढ़ाने वाले सूत्रधार को कुटकरिया कहते हैं। अच्छा, कुटकरिया। तो ये एक तरह से शो का डायरेक्टर और एंकर दोनों है? हाँ, वो सारे किरदारों और दर्शकों के बीच की कड़ी हुआ। अगर 40 दिन के इस महानाटक में कोई खो जाए तो कुटकरिया ही है जो हाथ पकड़कर वापस कहानी में ले आता है। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही काम है उसका। और जब कहानी इतनी गंभीर और लंबी हो तो दर्शकों को बांधे रखना भी एक चुनौती है। यहीं झामटिया का किरदार आता है। ये वो कलाकार है जो बीच बीच में हास्य का पुट डालता है। हाँ, और मुझे लगता है ये हास्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होगा, ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। 40 दिन के गंभीर अनुष्ठान में ये छोटे मोटे मजाकिया पल ही हैं जो लोगों की ऊर्जा बनाए रखते हैं और माहौल को भारी होने से बचाते हैं। किसी भी शुभ काम की तरह यहाँ भी शुरुआत गणेश वंदना से होती है और इसका समापन गलावन या वड़ावन नामक रस्म से होता है, जो इस 40 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा के पूरा होने का प्रतीक है। ये एक चलता फिरता मंदिर है जो 40 दिनों तक गांव-गांव घूमता है। तो गौरी में पूरा गांव और समुदाय ही मंच बन जाता है, एक चलता फिरता थिएटर। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे ब्रह्मांड को समेटकर एक कैनवस पर उतार दिया जाए? यहीं से हम फड़ नाट्य की अद्भुत दुनिया में कदम रखते हैं, जहां मंच स्थिर है पर कहानियां अनंत है। फड़ नाट्य ये कहानी कहने की एक अद्भुत कला है। इसमें लोक देवताओं की जीवन गाथा को कपड़े के एक लंबे टुकड़े पर चित्रित किया जाता है। इसी चित्रित कपड़े को फड़ कहते हैं और जो कथावाचक होते हैं, जिन्हें भोपा कहा जाता है, वो रात के अंधेरे में एक दिए की रोशनी में इस फड़ पर बने चित्रों को एक एक करके दिखाते हुए पूरी कहानी गाकर सुनाते हैं। ये एक तरह का प्राचीन ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है। मैं कल्पना कर रही हूँ, आप उस भोपा को रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में फड़ बांचते हुए देख रहे हैं। वाद्य यंत्र की धुन गूंज रही है। उस माहौल में तो ऐसा ही लगेगा जैसे देवता खुद आपके सामने उतर आए हैं। हमारे स्रोत इस कला का एक प्रमुख केंद्र भी बताते हैं, शाहपुरा, जो भीलवाड़ा में है, और वहां का जोशी परिवार इस फड़ चित्रांकन की कला में पीढ़ियों से माहिर है। जी, और फड़ में भी विविधता है। स्रोत दो मुख्य प्रकारों का जिक्र करते हैं। पहला है देव नारायण जी की फड़। इसे गुज्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांचते हैं। ये सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। इसका सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। और दूसरा प्रकार है पाबूजी की फड़, जिसे नायक या आईडी जाति के भोपे बांचते हैं। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात सामने आती है कि ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। लेकिन क्यों? जबकि देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी और लंबी है, फिर पाबूजी की फड़ ज्यादा लोकप्रिय क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब शायद इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्रों और कहानी की प्रकृति में छिपा है। देवनारायण जी की फड़ के साथ
जंतर बजता है। ये वीणा जैसा एक वाद्य यंत्र है जिसकी धुन में एक अजीब सी शांति और गहराई होती है, जो एक देवता की कहानी सुनाने के लिए एकदम सही माहौल बनाती है। वहीं पाबूजी की फड़ के साथ रावण हत्ता बजता है, जो सारंगी जैसा होता है। इसकी आवाज ज्यादा देहाती, जोशीली और नाटकीय है, एक वीर योद्धा की कहानी के लिए बिल्कुल मुफीद। पाबूजी की कहानी में वीरता, त्याग और वचन निभाने का जो भाव है, वो आम लोगों से ज्यादा सीधा जुड़ता है। तो एक तरफ गवरी है, जो एक जीवंत और गतिशील सामुदायिक अनुष्ठान है, और दूसरी तरफ फड़ है, जो एक चित्रित कपड़े पर सिमटी हुई एक महागाथा है, जिसे भोपा अपनी आवाज और संगीत से जिंदा कर देते हैं। दोनों में कला और आस्था का संगम है। हाँ, अब तक हमने कला को पूजा और भक्ति के रूप में देखा, लेकिन क्या हो जब कला समाज को आईना दिखाने लगे, जब वो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक टिप्पणी का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाए। में अपनी खास जगह बनाई है। व्यावसायिक यानी कलाकार इसे अपनी आजीविका के लिए करते हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे गौरी से अलग करती है। ये अपनी सामाजिक व्यंग्यात्मक विषय वस्तु के लिए जाना जाता है। इसमें कलाकार अपनी कला के माध्यम से समाज के मुद्दों पर तीखा कटाक्ष करते हैं। इसकी शुरुआत करने का श्रेय बाघाजी जाट को दिया जाता है। इन लेखों में शांति गांधी और प्रदीप वाहिकार जैसे प्रसिद्ध कलाकारों का भी जिक्र है। इसमें खास कहानी का भी वर्णन है, जो शायद इसकी आत्मा को दर्शाती है। बीकाजी नाम का एक पात्र अपने भाई साजाजी को बेच देता है, और यही कहानी भवाई का केंद्र बन जाती है। भवाई कलाकार, जिन्हें भवैये कहते हैं, यही कहानी गा गाकर या अभिनय करके लोगों से भेंट वसूलते हैं। ये एक तरह से समाज से सवाल पूछना है कि देखो, रिश्तों में कैसा पतन आ गया है। ये मनोरंजन है, लेकिन असहज करने वाला मनोरंजन, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो अभिनय और सामाजिक कटाक्ष से अब हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां शब्दों और गायकी का जादू है। नाटक और नृत्य से हटकर अब बात करते हैं चार बैंत की। ये नाम ही बड़ा काव्यात्मक है। और ये कला भी उतनी काव्यात्मक है। ये टोंक क्षेत्र की एक लोक नाट्य गायन शैली है, जिसकी जड़ें पश्तों की पठानी शैली में है। इसमें कलाकार घुटनों के बल बैठकर हाथ में डफ वाद्य यंत्र लेकर काव्यात्मक संवाद करते हैं। ये एक तरह की संगीत प्रधान बहस या जुगलबंदी है। डफ की थाप पर कविता, ये तो सुनने में ही ऊर्जा से भरा लगता है। स्रोत बताते हैं कि इसे टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय में अब्दुल करीम खां और खलील खान निहंग ने शुरू किया था। यानी इसे एक तरह का शाही संरक्षण भी मिला। हाँ, और ये इसे बाकी लोक कलाओं से थोड़ा अलग बनाता है। जहां गौरी और फड़ पूरी तरह से लोक आस्था से जुड़ी हैं, वहीं चार बैंत में एक दरबारी तहजीब की झलक मिलती है। ये जोश और नफासत का एक अनूठा संगम है। यहाँ से हमारा सफर एक और समुदाय विशिष्ट कला की ओर मुड़ता है, कन्हैया लाल ख्याल। ये सवाई माधोपुर, दौसा, करौली जैसे मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। सही। और इसकी संरचना बहुत दिलचस्प है। इसमें एक मुख्य कथावाचक होता है, जिसे मीडिया कहा जाता है, और बाकी कलाकार कोरस की तरह उसका साथ देते हैं। सारी कहानी को मीडिया ही आगे बढ़ाता है, जो इसे एक मजबूत नैरेटिव पहचान देता है। यानी यहाँ कथा कहने का भार एक व्यक्ति के कंधों पर है, जो गौरी के सामूहिक प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है। यहाँ टेर नाम की एक खास गायन शैली का भी जिक्र है। टेर इस ख्याल की जान है। इसमें गायक एक स्वर को बहुत लंबा खींचकर गाते हैं। ये एक पुकार की तरह लगता है। ये आवाज खुले मैदानों में दूर दूर तक गूंजती है और एक ऐसा माहौल बनाती है जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। ये सिर्फ गायकी नहीं, बल्कि तो आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान के लोक नाट्य। तो आज हमने पढ़ा था ख्याल, किन्हें कीमतित रचनाओं पर मंच पर खेले तमाशे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ख्याल राजस्थानी लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय शैली है और ख्याल का प्रवर्तन 18वीं सदी में मनरेख भूपत खां के द्वारा किया गया था। चिड़ावा की ख्याल, इसे शेखावाटी की ख्याल भी कहा जाता है। चिड़ावा की ख्याल के प्रमुख कलाकार नानूराम व दुलियाना एवं जूनू के प्रमुख लोकनाट्य है। कुचामणी ख्याल, यह नागौर क्या सॉरी बच्चों, चिड़ावा की ख्याल ये तो जूनू के है, कुचामणी ख्याल के है नागौर